गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन थ्योरी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का हमने देखा था कि जो म्यू आर होता है वो एक से काफ़ी बड़ा होता है और हाईली मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, डिस्प्रोसियम। ठीक है, आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, जैसा कि देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे आप लोग, डोमेन थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी लोहे का अगर पीस है, कोई भी लोहे का टुकड़ा है, तो जब तक हम उसको मैग्नेटाइज नहीं करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। सही है? अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर हम उसको मैग्नेटाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या रहेगा? एक लोहे का टुकड़ा ही रहेगा, वो चुंबक के भांति व्यवहार नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम क्या करते हैं, एक नर्म लोहे का बार लेते हैं, मतलब रॉड लेते हैं, उस पर हम कुछ कॉइल्स के कुछ टर्न्स लपेट करके उसको सप्लाई देते हैं। ठीक है, जैसे ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जो धारा है कॉइल में जब प्रवेश करती है तो फ्लक्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वो जो आयरन का रॉड है वो चुंबक बन जाता है। यानी कि हम बाहर से उसमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई दे करके और उसमें टर्न्स को इंक्लूड करके उसको हम चुंबक बनाते हैं। और अगर हम सप्लाई हटा दें तो हमारा जो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस प्रकार का जो चुंबक हम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि हम जब चाहें उसको मैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहे तो उसका मैग्नेटिज्म समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही सप्लाई अगर हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक नॉर्मल लोहे का रॉड हो जाएगा। तो डोमेन थ्योरी उसी चीज़ को, उसी बात को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी नॉर्मल अगर लोहे का टुकड़ा है तो उसे हम चुंबक नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम उसमें कोई भी बाहरी वे से, बाहरी तरीके से कोई हम उसे मैग्नेटाइज ना करें। तरीका चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई लोहे का टुकड़ा है तो उसमें जो उसके जो डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, जब वो चुंबकित नहीं है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है उसका? जीरो। क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट होगा तो वो एक डायरेक्शन में सारे डाइपोल्स अलाइन होंगे और उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन डोमेन थ्योरी इसी बात को स्पष्ट करता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि अगर हम जो हमारा चुंबकीय हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको हटा दें तो भी उसमें कुछ चुंबकीय माने कि बचा हुआ अवशेष चुंबकीय चुंबकत्व होता है, जिसे हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए डोमेन थ्योरी आई। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आई। डोमेन थ्योरी क्या कहती है? डोमेन थ्योरी ये कहती है कि, देखिए मैं आपको ये मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आपको दिख रहा है, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स हैं, अगर हम कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखे हैं, यहाँ पे कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो जो डोमेन्स हैं वो क्या होंगे? सारे अलाइंड होंगे। डोमेन क्या होता है? जैसे ये एक डोमेन हो गया, ठीक है, ये एक डोमेन हो गया, ये दूसरा डोमेन हो गया, ठीक है, ये तीसरा डोमेन हो गया, इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक, और जो लाइन है जो डोमेन्स को अलग अलग करती है,
डोमेन्स को विभाजित करती है। इस लाइन को हम ब्लॉक वॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लॉच वॉल, क्या बोलते हैं, ब्लॉच वॉल, BLOCHWALL, ब्लॉच वॉल। ठीक है, तो बायोमैग्नेटिक फील्ड अगर लगा हुआ है तो ये सभी एक लाइन में डायरेक्शन में क्या रहेंगे, अलाइन रहेंगे, जिससे कि इसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बायोमैग्नेटिक फील्ड को जीरो करेंगे, शून्य करेंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है, तो हमारा जो डोमेन्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होगा। जो डोमेन्स होंगे, ठीक है, जो डोमेन्स के जो डोमेन्स में जो डाइपोल्स होंगे, ये सभी क्या है, डाइपोल्स हैं। ठीक है, और ये आपका एक डोमेन है। ठीक, ये आपका एक डोमेन है। ठीक है, तो जो डाइपोल्स होंगे वो तो आपस में क्या होंगे, अलाइन रहेंगे, लेकिन डोमेन्स आपस में अलाइन नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से कि हमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डोमेन्स होते हैं वो आपस में अलाइन होते हैं। देखिए आपस में ये सारे आपस में सारे ये डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन हैं, लेकिन जो डोमेन की बात करें, अगर हमें पूरा एक इस भाग की बात करें तो ये आपस में एक दिशा में नहीं है। यहाँ पे अब क्या हो रहा था, ये सभी डोमेन्स भी जो डाइपोल से मिलकर डोमेन्स बने हैं, सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन थे, लेकिन हटा लेने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो सारे डोमेन्स जो होंगे अलाइन नहीं होंगे, लेकिन डाइपोल्स जो होंगे आपस में वो अलाइन रहेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिलेगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में के इस गुण को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी जाती है, जिसको हम डोमेन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा, मैंने बोला था कि हम लोग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप जब कभी किसी ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरते होंगे तो वहाँ पर हमिंग की आवाज़ आती है, हम ऐसे करके साउंड आता है ना, हमिंग जिसे हम बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक फिनोमेना कारण होता है। जब हम जो ट्रांसफार्मर में जो कोर लेते हैं, ठीक है, जो हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं, कोर के इनसाइड ही जो हम फ्लक्स को, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो कैरी होता है। ठीक है, और कोर भी हमारा क्या होता है, कोर हम कैसे डिसाइड करते हैं, कोर भी हम अच्छे से अच्छा चुंबकीय पदार्थ को लेते हैं, है ना, जैसे कि आपको पता है ना, सिलिकॉन स्टील हो गया, ठीक है, और CRGOs हो गए आपके, जो अच्छे चुंबक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अच्छे चुंबक होते हैं, जिनका म्यू काफ़ी हाई होता है। जितना ज़्यादा म्यू उतना अच्छा उसमें फ्लक्स, उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, यानी कि फ्लक्स उससे होकर गुजरेगा। ठीक है, लीकेज नहीं होगा। लीकेज मतलब फ्लक्स बाहर हवा में ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि हवा का जो होता है, आप देखते हो हवा का जो रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। रिलक्टेंस मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार से हम मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलक्टेंस पढ़ते हैं। रिलक्टेंस जो होता है वो क्या करता है, वो आपका चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है। तो हवा का, एयर का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमारा जो लोहे से बने हमारे मटेरियल्स हैं, चाहे जो हमने बोला सिलिकॉन स्टील्स हैं, उनका रिलक्टेंस कम होता है। ठीक है, आगे जब मैं आपको मैग्नेटिज्म में जब चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ टर्म्स या परिभाषाएं बताऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझिए कि जो हवा का रिलक्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिससे हमें फ्लक्स को लिंक कराना है, उसका रिलक्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, कम रहेगा तभी ज़्यादा फ्लक्स उससे लिंकेज होगा। हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक सर्किट में लिंक हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट में लिंक हो, तभी हमारा जब फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होगा। ठीक है, और जब हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा AC सप्लाई ही जैसे ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं तो हमारा EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बहुत ही बेसिक टॉपिक्स की बात हमने आपसे नहीं की है। हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, चूँकि स्टार्टिंग वीडियोज़ है आपके लिए। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़। ठीक है,
तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए, बस आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हम कह सकते हैं जो हम ट्रांसफार्मर में हमिंग के जो साउंड सुनते हैं, इसी कारण से हमें सुनाई देता है। होता क्या है कि जब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो डायमेंशन होता है वो चेंज होता है। या तो वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना, या तो एक्सपांड हो जाएगा, मतलब या तो सिकुड़ जाएगा या तो फैल जाएगा, उसका जो डायमेंशन होगा उसमें चेंजिंग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा जो फ्लक्स है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो अल्टरनेटिंग है, ठीक है, अल्टरनेटिंग से मतलब समझ रहे हैं आप, ये अल्टरनेटिंग एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। तो एक साइकिल में वो क्या होगा, मान लीजिए अगर एक्सपांड हो रहा है तो एक साइकिल में क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हम जो सप्लाई देते हैं वो एसी है, और एसी सप्लाई है तो वोल्टेज एसी है, वोल्टेज एसी है तो करंट एसी है। अगर करंट एसी होगा तो उससे फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग ही बनेगा। तो एक हाफ साइकिल में क्या होगा, उसमें एक्सपांसन होगा मटेरियल में, और जब दूसरा हाफ साइकिल आएगा, मतलब चूँकि वो दूसरे डायरेक्शन में होगा, तो चूँकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना अल्टरनेटिंग है, मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एक डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो होता है हम कह सकते हैं कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि हमारा जो चुंबकीय पदार्थ है उसके आकार में क्या होता है, एक बार फैलाव होता है और एक बार वो सिकुड़ जाता है, मतलब कंप्रेशन और एक्सपांसन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम हमिंग साउंड भी ट्रांसफार्मर में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं कि आ, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमिंग साउंड्स होती हैं, उनको समाप्त करने के लिए, ठीक है, डैम्प आउट मतलब उनको समाप्त करने के लिए, ठीक है, उनको मतलब सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डैम्पिंग का मतलब हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, ये खूब सारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो ये ऐसे धीरे 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 इनको हम डैम्प आउट कर दें। ठीक है, ये ऑसिलेशंस को समाप्त कर दें, तो ये हम क्या इसको क्या बोलते हैं, डैम्प आउट। हाँ सर, हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, तो ये आज हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना पढ़ा, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमारे जो डोमेन थ्योरी होती है उसको हमने एक्सप्लेन किया। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि उसमें से करंट का फ्लो कम हो जाना, है ना, करंट का फ्लो कम हो जाना, है ना। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव होने का क्या फ़ायदा है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतना समझना है कि जैसे हमने पढ़ा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो हमारा एक और मटेरियल होता है जिसको हम फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है ना, और ये हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी आपसे।
देखिए फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो होता है, ठीक है, जो हम अगर कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो डाइपोल्स होते हैं वो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए हमारा ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके जो डाइपोल्स होंगे वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल आउट, जो स्पिन है उसको कम्प्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डाइपोल्स हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो अलाइंड हुए हैं, लेकिन चूंकि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो छोटे वाले डाइपोल्स देख रहे हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ हमें जो है नेट, है ना, नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है, ठीक है, नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। और किस डायरेक्शन में मिलता है? नेट मैग्नेटाइजेशन हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है एच, उसके डायरेक्शन में मिलता है। क्योंकि डाइपोल्स, जो आप इतना समझ लीजिए कि जो डाइपोल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के स्पिन को कम्प्लीटली पूर्णतया जो है कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन मिलता है, लेकिन हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। और हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू काई m इंटू एच, और एक्स हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि हमें मैग्नेटाइजेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है, हमें मैग्नेटाइजेशन प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू हमारा 1 प्लस एक्सट्रम होता है, तो हमारा जो म्यू आर फेरी मैग्नेटिक होगा वो फेरो से कम होगा, क्योंकि जो फेरो में म्यू आर होता है ना, फेरो में जो एक्सएम होता है वो मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर हमें जो म्यू आर फेरी का मिलेगा वो म्यू आर से तो कम ही मिलेगा, सॉरी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के म्यू आर से कम रहेगा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स का म्यू आर। मतलब बहुत अच्छा चुंबक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो कैसे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे बनाते हैं? बस आयरन को हम क्या करते हैं, मैग्नीज से रिप्लेस कर देते हैं। किससे? मैग्नीज। देखिए Fe2O3 किससे रिप्लेस्ड हो गया? Mn2O3 से। और मैंने आपको बताया था कि जैसा कि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई होती है, यही इनका स्पेशल पर्पज़ है जो हम इसको मशीनों में यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए आज का लेक्चर इतना ही। कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है मुझे आज, तो आज तक, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।